हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल के ऊपर, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है रीजनल ज्योग्राफी का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। यदि रीजनल ज्योग्राफी शब्द के बारे में बात की जाए तो रीजनल ज्योग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रीजनल और ज्योग्राफी, प्रादेशिक और भूगोल। तो रीजनल ज्योग्राफी में रीजनल शब्द पे आने से पहले जरा हम बात करते हैं ज्योग्राफी शब्द की। ज्योग्राफी शब्द की डेफिनेशन हम पहले से ही अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि इसकी एक सामान्य परिभाषा देखी जाए तो सामान्य परिभाषा होगी पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित विभिन्न भौगोलिक तत्वों के स्थानिक एवं कालिक वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन जिस विषय या विज्ञान में किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट और साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस डेफिनेशन से हमें दो चीज़ पता चलती है। पहला कि भूगोल का विषय क्षेत्र स्थित कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि भूगोल का विषय क्षेत्र जो है, अगर वेयर कहाँ की बात की जाए तो पृथ्वी तल अथवा धरातल है। यानी भूगोल कहाँ अध्ययन करता है, पृथ्वी तल अथवा धरातल पर। और दूसरा, भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो वो है भूगोल में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जरा इन दो शब्दों को और गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से भूगोल और रीजनल ज्योग्राफी ये दोनों कंसेप्ट निकलकर सामने आएंगे। यदि हम बात करें पृथ्वी तल अथवा धरातल की, तो हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत विशाल स्फीयर के रूप में है। लगभग 6400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। और यदि इसके परिधि के बारे में बात की जाए या इसके बाहर का धरातल और पृथ्वी तल के बारे में बात की जाए तो उसका क्षेत्रफल भी अत्यधिक विशाल होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि भूगोल में जो पृथ्वी तल अथवा धरातल का तात्पर्य केवल स्थल मंडल से नहीं होता है। भूगोल में जिस पृथ्वी तल और धरातल के लिए जो शब्द हम काम में ले रहे हैं उसका तात्पर्य स्थल मंडल के साथ साथ वायुमंडल और जलमंडल और जैवमंडल ये भी शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब अगर हम भूगोल के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी तल और धरातल की बात करें तो इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल ये चारों मंडल शामिल हैं, जिसकी वजह से भूगोल का जो विषय क्षेत्र यानी जहां भूगोल को अध्ययन करना होता है वो बहुत अधिक विशाल हो जाता है। इतने विशाल क्षेत्रफल का अध्ययन भूगोल से संबंधित है और इतने बड़े एरिया का अध्ययन करना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। चलिए अब हम बात करते हैं भौगोलिक तत्वों के बारे में। और हमने हमारी भूगोल की जब परिभाषा पे चर्चा की थी तो हमने देखा कि भौगोलिक तत्व क्या होते हैं। हमने कहा था कि पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित जो कुछ भी इस पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित है, अर्थात वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली के मध्य जो कुछ भी स्थित है, चाहे वो तत्व के रूप में स्थित हो अथवा अवधारणा के रूप में स्थित हो, वो भौगोलिक तत्व कहलाता है। और उन समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो यदि अगर हम भौगोलिक तत्वों की संख्या के बारे में बात करें तो भौगोलिक तत्वों की संख्या अगर देखें तो वो लगभग असंख्य हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें भूगोल में लगभग असंख्य भौगोलिक तत्वों का एक बहुत बड़े विशाल पृथ्वी तल अथवा धरातल पर अध्ययन करना होता है, जिसकी वजह से भूगोल का अध्ययन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए
और भूगोल के अध्ययन को सुगम और सरल बनाने के लिए भूगोलवेताओं ने एक तरीका ईजाद किया। अब समस्या ये थी कि इन दोनों ही घटकों को, चूंकि ये दोनों ही घटक भूगोल के बेसिक घटक हैं, इन दोनों से ही हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ना तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है हम भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे लेकिन पृथ्वी तल अथवा धरातल पर नहीं करेंगे, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ठीक है हम पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन तो कर लेंगे लेकिन समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल एक या दो भौगोलिक तत्वों का अध्ययन ही करेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से अध्ययन किया जाता तो वो संपूर्ण भूगोल का अध्ययन नहीं होता। संपूर्ण भूगोल का अध्ययन तो तभी होता जब हमारे अध्ययन में समस्त भौगोलिक तत्व भी शामिल होते और हमारा अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी तल अथवा धरातल के लिए भी होता। तो यहाँ भूगोलवेताओं ने एक बहुत अच्छा तरीका ईजाद किया, जिसे हिंदी में मुहावरा होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, भूगोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से आधे स्टूडेंट्स को तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप संपूर्ण पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन कीजिए, लेकिन आपको सारे भौगोलिक तत्वों का अध्ययन नहीं करना, आपको केवल एक या कुछ भौगोलिक तत्वों का ही अध्ययन करना है। तो देखिए पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया। हालांकि अब की बार आपको संपूर्ण पृथ्वी तल का अध्ययन करना है लेकिन सारे के सारे भौगोलिक तत्व नहीं, केवल एक या कुछ भौगोलिक तत्वों का अध्ययन ही करना है, जो पहले की तुलना में काफ़ी आसान था। और कुछ जो बाकी भूगोलवेता बचे थे उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, आप समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन कीजिए, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के लिए मत कीजिए, बल्कि पृथ्वी के किसी एक छोटे से हिस्से के लिए ही आप अध्ययन कीजिए। तो देखिए अब पहले की तुलना में यहाँ पर भी बहुत आसानी हो गई। अब आपको सारे के सारे भौगोलिक तत्वों का अध्ययन तो करना है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी तल के लिए ना करके बल्कि उसके छोटे से हिस्से के लिए करना है। तो इस प्रकार से भूगोल में अध्ययन करने के दो तरीके इजाद हो गए। एक तरीका तो वो होता है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी तल पर एक या कुछ ही भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अध्ययन करने का ये जो तरीका होता है इसे कहते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या क्रमबद्ध भूगोल। भूगोल का अध्ययन करने का दूसरा तरीका जिसमें हम समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि उसके किसी एक भाग के लिए अध्ययन करते हैं, इस भूगोल के अध्ययन करने के तरीकों को कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल, जो हमारा मेन टॉपिक है, रीजनल जियोग्राफी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी क्या है? रीजनल ज्योग्राफी भूगोल के अध्ययन करने की वह शाखा है या वो तरीका है जिसमें समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन पृथ्वी के किसी एक सीमित भाग के लिए ही किया जाता है। और वो जो सीमित भाग है जिसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, उस सीमित भाग को क्या कहते हैं? रीजन या प्रदेश। हालांकि हम प्रदेश के बारे में आगे फिर से चर्चा करेंगे कि प्रदेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन यहाँ से हम इतना समझ लीजिए कि रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस पृथ्वी के जिस भाग के लिए अध्ययन किया जाता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। तो इस तरीके से भूगोल के अध्ययन करने का दो अलग अलग तरीके हो गए, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। क्या आप सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का कोई उदाहरण बता सकते हैं? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में आपने कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण देखा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जलवायु का वैश्विक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, यानी संपूर्ण पृथ्वी तल के लिए जलवायु का अध्ययन किया था, लेकिन अध्ययन समस्त भौगोलिक तत्वों का नहीं किया था, बल्कि केवल एक या एक से अधिक कुछ भौगोलिक तत्वों के समूह यानी केवल जलवायु की बात की थी। इन्होंने अन्य भौगोलिक तत्व जैसे पर्वत हुए, स्थलाकृति हुई, मृदा हुई, प्राकृतिक वनस्पति हुई, जनसंख्या हुई आदि को
अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया। केवल एक ही तत्व उठाया उन्होंने, जलवायु, और उसका अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी तल के लिए किया। इसलिए कोपेन और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत। जो फर्स्ट ईयर के अंदर, इसका मतलब जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपने भौतिक भूगोल पढ़ा था, वो किस श्रेणी में आएगा? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में, क्योंकि भूगोल के उसमें आपने समस्त भौगोलिक तत्व नहीं, केवल भौतिक तत्वों का ही अध्ययन किया था। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आर्थिक भूगोल किस में आएगा, तो यहां पर भी देख लीजिए, क्या आप समस्त भौगोलिक तत्व ले रहे हैं? नहीं, केवल एक भौगोलिक तत्व आपने उठाया, आर्थिक तत्व, और उसका अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी के लिए कह रहे हैं। इसलिए चाहे वो आर्थिक भूगोल हो, चाहे वो मानव भूगोल हो, चाहे वो यातायात भूगोल हो, चाहे वो आपका जैव भूगोल हो, ये सब के सब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसकी दूसरी तरफ, क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित हो? सेकेंड ईयर में एक पेपर है राजस्थान का भूगोल। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल, तो अब आपको जो अध्ययन करना था भूगोल, वो क्या संपूर्ण पृथ्वी तल के लिए करना था? नहीं, केवल आपको पृथ्वी के एक छोटे से भाग, जिसको कि हम एक प्रशासनिक इकाई के रूप में राजस्थान कह रहे हैं, उसका अध्ययन आपको करना था। लेकिन राजस्थान में फिर आपको सारा अध्ययन करना था। जरा देखिए, राजस्थान के भूगोल में आपने राजस्थान की शिलाकृतियां पढ़ी थी, जलवायु मृदा पढ़ी थी, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ी थी, राजस्थान के यातायात के साधन पढ़े थे, राजस्थान में कृषि, उद्योग, इन सब का आपने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से आपने समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के लिए नहीं करके, बल्कि उसके एक छोटे से भाग राजस्थान के लिए किया। तो जो राजस्थान का भूगोल है वो क्रमबद्ध भूगोल की संबंध श्रेणी में आएगा या प्रादेशिक भूगोल की श्रेणी में आएगा? जी हाँ, राजस्थान का भूगोल जो है वो प्रादेशिक भूगोल की श्रेणी में आएगा। ठीक उसी प्रकार थर्ड ईयर में एक पेपर है भारत का भूगोल। तो यानी इसका मतलब भारत का भूगोल भी क्या हो गया? आपका एक प्रकार का रीजनल ज्योग्राफी का ही पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें भी संपूर्ण पृथ्वी तल का अध्ययन न करके, बल्कि उसकी एक छोटा सा प्रशासनिक इकाई के रूप में, जिसे हम भारत कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन भारत के भूगोल में जब अध्ययन आप करेंगे तो फिर किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर उसमें समस्त भौगोलिक तत्व ही शामिल हो जाते हैं, चाहे वो भौतिक तत्व हो या मानवीय या सांस्कृतिक तत्व हो। तो इस तरीके से प्रादेशिक भूगोल के जो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो अंतिम तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा या भूगोल का अध्ययन करने का वह तरीका है जिसमें पृथ्वी के किसी एक विशेष भाग, और इस विशेष भाग को हमने क्या नाम दिया था? प्रदेश। पृथ्वी के किसी एक विशेष भाग या प्रदेश में स्थित भौगोलिक तत्वों के वितरणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रदेश किसे कहते हैं और प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।